सोचिए, अगर आपके घर का एलपीजी सिलेंडर अचानक महंगा हो जाए या मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या आप पैकेट वाले खाने पर शिफ्ट हो जाएंगे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन वेस्ट एशिया का संकट अब सीधा असर हमारी आपकी किचन पे डाल रहा है और इसी कनेक्शन को आज हम समझने वाले हैं। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी, जहां हम इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और डेली लाइफ पर पड़ने वाले असर को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डीकोड करते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को सीधे हमारी डिनर प्लेट से जोड़कर देखेंगे। हम समझेंगे कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, कैसे एक समुद्री रास्ता बंद होने से हमारी रसोई का बजट बिगड़ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संकट हमारे खाने पीने की आदतें हमेशा के लिए बदल देगा? तो देखिए, इस पूरे एलपीजी संकट की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को देखना होगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही एक घटना का असर हम पर सीधे सीधे कैसे और क्यों पड़ रहा है। देखिए, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है ना, वो कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं है। ये तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच आप कह सकते हैं हितों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। और जब ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर दुनिया के एक बहुत ही अहम कारोबारी रास्ते पे पड़ता है। अब सवाल ये है कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है और बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 60% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल और एलपीजी इसी इलाके से इंपोर्ट करता है। तो जाहिर है वहाँ की ज़रा सी हलचल भी यहाँ एक बड़ा तूफान ला सकती है। तो ये जो संघर्ष है, ये हमारी एनर्जी सप्लाई को सीधे सीधे कैसे चोक करता है, कैसे रोकता है? इसका जवाब हमें मिलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। ये वो जगह है जहां जियोपॉलिटिक्स और ज्योग्राफी एक साथ आकर ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन को ही खतरे में डाल देती हैं। इसे चोक पॉइंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो समझिए दुनिया की एनर्जी सप्लाई का गला ही घुट जाएगा। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ना ग्लोबल एनर्जी का मेन हाईवे मान सकते हैं। दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल और करीब 1/3 एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से होकर गुजरती है। और ईरान के एक्शन ने इस हाईवे पर समझिए एक तरह से मैसिव ट्रैफिक जैम लगा दिया है, जिससे कमर्शियल जहाज़ों का निकलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और यहां से शुरू होता है डोमिनो इफेक्ट। देखिए ये चेन रिएक्शन कितना सीधा और साफ है। वेस्ट एशिया में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी। इसकी वजह से हॉर्मुज में एक फिजिकल ब्लॉकेड हुआ। इस ब्लॉकेड ने हमारे तेल और एलपीजी के टैंकर्स को रोक दिया और आखिर में इंडिया आने वाली सप्लाई लाइन ही टूट गई। ये एक ऐसा असर है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से शुरू होकर हमारे घरों के चूल्हे तक पहुंचता है। इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। शुरुआत में करीब 22 भारतीय झंडे वाले जहाज इस ब्लॉकेड में फंस गए थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए एक फौरी और बहुत बड़ा संकट था। और इन जहाज़ों में सिर्फ एलपीजी नहीं बल्कि क्रूड ऑयल भी था, जिसके बिना हमारी पूरी इकोनॉमी ही रुक सकती है। तो अब आता है सबसे अहम सवाल कि ये जो इंटरनेशनल घटना है, ये समंदर से सफ़र करके सीधे एक आम भारतीय के किचन तक पहुंचती कैसे है? कैसे ग्लोबल हेडलाइंस हमारे घरों की समस्या बन जाती हैं और कैसे ये हमारे महीने के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ देती हैं? देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ता है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर। ये वो नीले रंग के बड़े वाले सिलेंडर होते हैं ना, जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स और यहां तक कि स्ट्रीट फूड स्टॉल्स में इस्तेमाल होते हैं। सप्लाई रुकते ही या तो इनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं या ये मिलने ही बंद हो जाते हैं। नतीजा, लाखों लोगों को रोजाना खाना खिलाने वाली ये पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ जाती है और इस पर निर्भर एक बहुत बड़ी आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। तो आप देखिए, किचन का पूरा सीन ही बदल रहा है। ये एक तरह से एक जबरदस्ती का बदलाव है। जहां पहले एलपीजी सिलेंडर जलता था, अब वहां लोग इंडक्शन या केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां ताज़ी सब्जियां बनती थीं, अब वहां फटाफट तैयार होने वाले पैकेट वाले मील्स खरीदे जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, कम से कम फ्यूल खर्च हो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और यहीं से एक नया सवाल भी खड़ा होता है। तो अगर आप भी इकोनॉमी और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस एनालिसिस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत को अपनी एलपीजी पर निर्भरता कम करनी चाहिए। तो इस संकट की वजह से लोग अब नई हकीकत के हिसाब से ढलने को मजबूर हो रहे हैं और बिजनेसेस को इसमें एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। एक ऐसी आदत जो शायद मजबूरी में शुरू हुई, लेकिन अब वो बाजार का रुख ही बदल रही है। बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी इस ट्रेंड को कंफर्म कर रहे हैं। Amazon इंडिया के एक स्पोक्सपर्सन के मुताबिक
ऐसे खाने की डिमांड जिसे बनाने में कम से कम एनर्जी और टाइम लगे, उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ये दिखाता है कि लोग बहुत तेजी से क्विक एंड इजी फूड सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे लो शेयर ऑफ किचन लाइफस्टाइल भी कहा जाता है। अब लोगों के ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स भी बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। जहां पहले ताज़ी सब्जियों और राशन के ऑर्डर होते थे, अब वो इंस्टेंट नूडल्स, पैकेट वाले मील्स और रेडी टू फ्राई स्नैक्स जैसी चीज़ों से भर रहे हैं। ये एक ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ इशारा करता है जहां प्रायोरिटी ऑफ फ्यूल और समय बचाना है, भले ही इसके लिए ताज़ा बने खाने से समझौता क्यों ना करना पड़े। और मजे की बात यह है कि ये ट्रेंड सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। डेटा ये बताता है कि ई कॉमर्स की पहुंच की वजह से ये बदलाव टियर 2 और टियर 3 शहरों में, यानी देश के कोने कोने में हो रहा है। इसका एक और गहरा असर है, जब लोग पैकेट वाला खाना ज्यादा खरीदते हैं तो लोकल सब्जी मंडियों और छोटे किसानों की आमदनी पर भी तो असर पड़ता है, जो हमारी रूरल इकोनॉमी की रीढ़ है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस फौरी संकट से आगे देखकर उन बड़े सवालों पर गौर करते हैं जो ये संकट हमारे भविष्य के लिए खड़े कर रहा है। सरकार क्या कदम उठा रही है और इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? हमने ऐसा ही बूम इन बस साइकिल पहले भी देखा है, कोविड-19 के दौरान हैंड सैनिटाइजर्स के साथ। याद है, रातों रात मार्केट आसमान छूने लगा और जैसे ही संकट खत्म हुआ, डिमांड भी गायब हो गई। तो अहम सवाल ये है कि क्या ये रेडी टू ईट फूड मार्केट एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी है या फिर ये भी एक टेम्पररी बबल है जो कभी भी फट सकता है? इस बीच सरकार भी एक्शन में है। सरकार अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सप्लाई गैप को भरने की कोशिश कर रही है और साथ ही उज्ज्वला योजना जैसी सब्सिडीज के जरिए डोमेस्टिक यूजर्स पर कीमतों में बढ़ोतरी का असर कम करने का प्रयास कर रही है। तो क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है या फिर हम अपनी सोसाइटी की फूड हैबिट्स में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक लंबे समय तक चलने वाला बदलाव देख रहे हैं? क्या भारत एक अमेरिकन स्टाइल फूड कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, जहां घर पर खाना बनाने की बजाय पैकेट वाले खाने पर निर्भरता ज़्यादा होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के असर होंगे। और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड पर ये जो हमारी निर्भरता बढ़ रही है, इसका हमारी आबादी की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? इन फूड्स में अक्सर बहुत ज़्यादा नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इस सुविधा की दौड़ में क्या हम अनजाने में अपनी सेहत से एक बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं? आखिर में ये पूरी घटना एक बात तो बिल्कुल साफ कर देती है कि एक एनर्जी क्राइसिस सिर्फ फ्यूल की कमी का मामला नहीं होता। ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स और हमारी पूरी इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखता है। और इसीलिए लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत अब अपने सप्लाईज में विविधता लाने, यानी दूसरे देशों से भी इंपोर्ट करने और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर कुकिंग और बायोफ्यूल्स पर जोर दे रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे ग्लोबल शॉक्स का असर हम पर कम से कम पड़े। ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।